ये आपका फिजिक्स का पेपर है जिसको हम सॉल्व करेंगे बड़े ही डिटेल एक्सप्लेनेशन में। देखिए बड़े अच्छे से, अगर आपने सारे सवाल देख लिए, पेन कॉपी लेकर बैठिए, करने की कोशिश कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। आइए पहला क्वेश्चन, अ लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ ज़्यादा है, ए लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं। अगर लार्ज का अपर्चर होगा ना, तो मतलब लार्ज अपर्चर का मतलब लार्ज छेद होगा, तो उसमें लाइट ज़्यादा आएगी तो अच्छी हमें इमेज दिखाई देगी। और लार्ज फोकल लेंथ होगी, अ लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। सही बात है ये तो, क्वालिटी बढ़ जाएगी, विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लार्ज अपर्चर होगा तो लाइट इसमें से ज़्यादा आएगी। अ लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्टिव इंसर मैटर लाइट गैदरिंग पावर। सही बात है, अगर लार्ज सरफेस एरिया को तो लाइट ज़्यादा आएगी, ये भी बात सही, ये भी सही है। अ लार्ज अपर्चर प्रोवाइड बेटर रेजोल्यूशन। एक वो भी इस बात है, जो लार्ज लाइट ज़्यादा आएगी तो अच्छे से हमें दिखाई देगा, अंधेरे में थोड़ी दिखाई देगा। तो आंसर आपका चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, केबल है रेडियस आर की, थिक है, और अक्रॉस आई इनफॉर्मली, आई करंट बह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू केबल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ केबल। देखो आर डिस्टेंस पे, यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर आर बढ़ती जाएगी, तो इसका ग्राफ आप देखोगे, सॉलिड बार है तो पहले तो बढ़ता जाता है ना, और फिर यहाँ पर बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाता है। बाद में अगर बोलोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला को, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, है ना, 1 अपॉन आर आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा बाद में। और पहले आपको इंक्रीज होता है, बाद में कम होता जाता है। आंसर इसका कैंसिल हो जाएगा, दूसरे का दूसरा। तीसरा नंबर सवाल देखो, स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 50 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 × 10⁻²। ठीक है, बाई ये फोर्स कितना 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे। ठीक है भैया, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास 2 किलो सस्पेंडेड बाई, टाइम पीरियड बताना है। स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब लोगों को पता होगा, क्या होता है बताइए, T=2 पाई अंडर रूट के अंदर m अपॉन k। बिल्कुल सही बात है। और F बराबर kx से मैं यहाँ से k निकाल लूँगा, चूँकि F बराबर kx होता है, तो F बराबर kx लगाऊंगा, तो F कितना दिया मुझे 10 न्यूटन, S कितने दिए थे k निकालूंगा, 5 कितने दिया 5 × 10⁻², तो 2 यानी 10 × 200 आ गया, k की वैल्यू 200 आ जाएगी मेरे पास। ये 2 की 200 वैल्यू यहाँ रखी, T=2 पाई अंडर रूट के m की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻² अपॉन इसकी की वैल्यू कितनी है कि 200 है, ये ऊपर जाएगी 10⁻2 हो जाएगी, -4 हो जाएगी, हो गया। तो आप इसका सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड यहाँ से अगर देखोगे, इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी आपको, टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.628। सॉल्व कर लेना, T=2 पाई अंडर रूट फॉर्मूला होता है, ये लगा लेना। अगला क्वेश्चन, वाटरफॉल फ्रॉम हाइट 60 मीटर। ठीक है, द रेट ऑफ 15 किलो dm/dt। देखो वाटर का हाइट कितनी 60 मीटर है, और dm/dt कितना है आपको 15 किलोग्राम पर सेकेंड। ऑपरेटर टरबाइन चला रहा है। ठीक है, द लॉसेस ड्यू टू फ्रैक्शनल फोर्स 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी का लॉस 10% आपको लॉस हो गया, यस मान लिया। हाउ मच पावर बताने, तो अब पावर जिन, तो पावर क्या होता है, पावर इक्वल टरबाइन के लिए पावर क्या, पावर क्या वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू dw अपॉन dt। और वर्क ऊपर से आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वही वर्क होगा, तो यानी mgh अपॉन dt। अरे होगा कि नहीं होगा। और dm/dt आपको दिया है, g भी दिया है, टाइम भी दिया है। अब आपको इसमें से पावर निकालनी है, तो देखो g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू कितनी 60 है, और dm/dt कितना दिया आपको 15 दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ से निकालो पावर। और क्या कह रहे हैं 10% ही इनपुट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, कितना होता है सिर्फ 10%। तो यहाँ से पावर निकालूंगा तो 15×90 कितना आ रहा है 9000 वाट, कितना आ रहा है भैया 9000 वाट। अब 9000 वाट का सिर्फ 15% ही तो इनपुट एनर्जी में हो रहा है, कितना हो रहा है भैया 9000 वाट हो गए। तो अब लॉस कितना सिर्फ 10%, लॉसेस ड्यू टू फ्रैक्शन आर टू 10% लॉस। तो अब 10% लॉस है ना इसका, तो 10% तो बचा कितना 90%। तो 9000 पावर का 90% निकालना, 90/100 कर लोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 में 81, यानी कि 8100 आ गया ना, 8.1 किलोवाट आ गया। आंसर आपका चौथे का पहला आ जाएगा। समझ के कैसे आया, ऊपर वर्क पावर के फॉर्मूला को था वर्क अपॉन टाइम, वर्क कैसे निकालते हैं चेंज इन एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क जनी थ्योरम से चेंज इन एनर्जी वर्क होती है mgh अपॉन ΔT। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पोलर मॉलिक्यूल। भैया पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके पास मिनिमम 1 लोन पेयर होना चाहिए, और पोलर मॉलिक्यूल जैसे मान लो HCl है ना, क्लोरीन इसको खींच लेगा, डेल्टा माइनस हो जाएगा, डेल्टा प्लस हो जाएगा, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गए। यानी पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चार्ज होता है, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। आंसर कहा जाएगा परमानेंट। जैसे यहाँ पर देखोगे एक पे माइनस आ गया, एक पे प्लस आ गया, तो डाइपोल तो बन गया, प्लस और माइनस को ही तो डाइपोल बना दे। तो आंसर आपको कौन सा हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास परमानेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए में सी, करेक्ट आंसर बता। अ जीना डायोड इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। जीना डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में यूज करते हैं जब वोल्टेज रेगुलेटर में बात करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जीना डायोड रिवर्स में ही काम करता है। और इसका आपका ये होता है, सॉरी ये होता है आपका इसका चिन्ह, जीना डायोड का चिन्ह होता है आपका ये, लव द्वारा बना देते हैं। अभी इसको सर्कल को छोटा कर लो, ठीक है। जीना डायोड कैसे होता है, अरे सॉरी, ये जीना डायोड कैसे होता है ये, और रिवर्स बायस में काम करता है। पी को अगर हम जोड़ेंगे तो एन से जोड़ेंगे, इसको आई तो रिवर्स बायस पे काम करता है, बात सही है। तो पोटेंशियल बैरियर ऑफ पी एन जंक्शन लाई बिटवीन 0.1 टू 0.3 वोल्ट, नहीं ये गलत हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर जो होता है ना 0.1 से 0.3 वोल्ट में मतलब वेरी नहीं करता, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर की बात करोगे, सिलिकॉन डायोड की बात करोगे तो नियरली 0.7 वोल्ट होता है ना, नियरली सिलिकॉन डायोड का। तो ये तो गलत हो गया, तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, आंसर आपका दूसरा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, ठीक है, कैपेसिटर सी, रेजिस्टर और रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी एसी सर्किट का क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव करंट का। सोर्स ऑफ पोटेंशियल वी, वोल्टेज होना 0 पे का, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एल सी एन आर इज 40/10 वोल्ट 40 वोल्ट, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू एल सर्किट इक्वल टू इतना एम्पलीट्यूड दिया है। द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट बताना। इम्पीडेंस सर्किट निकालने के लिए देखो सिंपल सा सवाल है ये, इससे बड़ा इजी सवाल नहीं होता था। तो बी आर एम एस पहले निकाल, आई इक्वल टू बी आर एम एस अपन जेड होता है। आई मुझे दिया है आई आर एम एस इक्वल टू बी आर एम एस अपन जेड, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है एक, ऊपर कर लेते हैं आप, फॉर्मूला होता है आई आर एम एस इक्वल टू बी आर एम एस अपन जेड। अब मुझे वी आर एम एस निकालना है, तो बी आर एम एस निकालने के अंडर के अंदर बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस का बी सी का स्क्वायर, जो ही एक्सेल का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर एक्सेल वगैरह ने कुछ नहीं निकाला क्योंकि मुझे फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं दी। तो बी आर अंडर का बी आर स्क्वायर कितना है, वोल्टेज कितना बेटा रेजिस्टेंस पे 40 है, 40 वोल्टेज रेजिस्टेंस पे, अरे है कि नहीं, रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज 40 है, तो 40 का इसका 1600 प्लस वोल्टेज एल पे वोल्टेज कितना 40 और वोल्टेज सी पे कितना है 10, तो 40 माइनस के 10 कर 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी आर एम एस अंडर के अंदर का 2500 आ जाएगा। 2500 अगर बी आर एम एस आया तो कितना आया आंसर 50 आ गया। बी आर एम एस कितना आया 50। आई आर एम एस कितना होता है बी आर एम एस बाई √2, सॉरी आई आर एम एस कितना होता है आई नॉट बाई √2। इसने पीक वोल्टेज दी, पीक करंट दिया हुआ, पीक करंट कितना दिया है इसने, आज तो आई आर एम एस निकालना है, पीक करंट दिया है ना, तो पीक करंट कितना दिया है इसने, पीक करंट दिया 10√2, तो 10√2 करूंगा तो आई आर एम एस आपका कितना आ गया 10 आ गया। अब जेड निकालना है, जेड क्या होता है बी आर एम एस अपन आई आर एम एस, बी बराबर आई आर होता है ना, चूंकि बी बराबर आई आर तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर, तो बी आर आई सॉरी आर निकल आई इक्वल टू बी अपॉन आई, तो वी कितना आपको 50 और ये कितना 10, तो आई आर एम जेड कितना आ जाएगा आपके पास 5 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अभी कहाँ है सवाल, हाँ तो आंसर कौन सा आ जाएगा 7th का बी आर एम एस कितना आ गया आपके पास 5 आंसर आ जाएगा, ये आंसर है। अगला देखो सवाल, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सरफेस इक्वल टू वी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है अंडर के अंदर वी √2 जी आर, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वी इक्वल टू अंडर के अंदर 2 जी आर होता है ना, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी इतनी है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग रेडियस 4 टाइम द अर्थ ऑफ द सेम मास डेंसिटी। अच्छा देखो, तो एस्केप वेलोसिटी जी की वैल्यू कैंसिल कर दे, बी इक्वल टू रूट जी की वैल्यू क्या होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ये होता है ना, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा वी इक्वल टू अंडर के अंदर 2 जी एम अपॉन आर, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब इसके द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अनदर प्लेनेट हैविंग ए रेडियस 4 टाइम, यानी r1 इक्वल टू आर है, r2 इक्वल टू 4 आर है, और अर्थ और सेम मास डेंसिटी है, अब डेंसिटी चेंज करनी है ना। अब आप यहाँ पर देखोगे तो जिसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मेरे अंडर के अंदर जी एम अपॉन आर आ गया। अब इसको डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि अर्थ एक सॉलिड गोला ही तो है, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर। अब इसमें रख दो बी इसका वेलोसिटी इक्वल टू जी इंटू एम, जी तो कांस्टेंट है, एम की वैल्यू कितनी आ गई डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन आर, तो एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया। अब इसका वेलोसिटी में आर में क्या रिलेशन आया, बी इसके वेलोसिटी इक्वल टू अंडर के अंदर आर का स्क्वायर, यही तो आ गया। अब आर स्क्वायर से अंडर कट जाएगा, तो बी स्केप 1 अपॉन बी स्केप 2 इक्वल टू अंडर के R1 अपॉन R2। अब बी स्केप 1 की वैल्यू कितनी है, बी दिया है, बी स्केप 2 निकालना है, R1 की वैल्यू R थी, ये 4 आर टाइम होगी, तो आंसर ये कटे बी स्केप वैल्यू कितना आ जाएगा 4 भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा 4 भी आ जाएगा, तो आंसर आपका 4 टाइम आ जाएगा, तो आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, अ स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन दे यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर।
वायर को नापने समय स्क्रू गेज ये रीडिंग दे रहा है, मेन स्केल रीडिंग 0 है, सर्कुलर स्केल रीडिंग इतनी 52 डिवीजन। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, द डायमीटर ऑफ द बार फ्रॉम द एबव डाटा। इसके बाद देखो स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पिच कितनी है स्क्रू गेज की, पिच आपको स्क्रू गेज की पिच जो होती है वो कितनी है, दैट गिवन 1 mm ऑन मेन स्केल, तो कितनी है 1 mm, ठीक है, पिच है 1 mm, ठीक है ना। और एन कितने बेटा, नंबर ऑफ डिवीजन कितने, 100 डिवीजन है, ठीक है भाई साहब। तो आप लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे, लीस्ट काउंट निकालते कैसे निकालते हैं, पिच अपॉन डिवीजन। तो पिच कितनी है 1 mm 10⁻³ अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा इसका पिच 0.01 mm आ गया। लीस्ट काउंट कितना आ गया आपके पास 0.01 mm। अब क्या कराएंगे हम, अब 0.01 आ गया, लीस्ट काउंट आ गया, अरे बोलो भैया mm, अब इसको mm कर लो 0, यानी लीस्ट काउंट मेरे पास आएगा 0.01 इंटू 10⁻³, ठीक है, मीटर में आ गया। अब ये कह रहे हैं डायामीटर बताना है, डायामीटर ऑफ वायर का फॉर्मूला क्या होता है, डायामीटर ऑफ वायर इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR इंटू लीस्ट काउंट, होगा कि नहीं होगा बताओ भैया, सर्कुलर स्केल रीडिंग और मेन स्केल। अब डायरेक्शन निकाले, मेन स्केल रीडिंग कितनी है 0 दी हुई है, प्लस CSR कितना है 52, कितना है भैया सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है आपकी 52 इंटू लीस्ट काउंट कितना है आपके पास, लीस्ट काउंट कितना है आपके पास, लीस्ट काउंट कितना है आपका 0.01 इंटू 10⁻³। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो 52 इंटू 1 इंटू 10⁻5 आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। अब 0.5 को सेंटीमीटर में बदलना है तो 0.052 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 0.052 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि आंसर मुझे सेंटीमीटर में दिए। आंसर कौन सा जाएगा, तीसरा। देखो ऐसे सवाल में मुझे पिच निकालनी होती है और पिच निकालनी होती है और मुझे डिवीजन निकाल, पिच अपॉन डिवीजन से मेरे पास लीस्ट काउंट आ जाता है। अब मेन स्केल रीडिंग इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग इंटू लीस्ट काउंट निकालने से आपको मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी, समझ गए। 9 नंबर समझ में आ गया होगा। अब चलो अब देखते हैं हम 10 नंबर सवाल, थोड़ा इसको डिलीट कर देते हैं, साफ जगह बना लेते हैं। 10 नंबर सवाल देखो, अ कप ऑफ कॉफी कूल फ्रॉम 90 to 10 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट में दे रहे। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा इसमें। व्हेन द रूम टेम्परेचर 200, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है, द टब टेकन बाय सिमिलर कप ऑफ टी 80 to 60 डिग्री सेल्सियस, द रूम टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है ना तो ठंडा होने का रेट बढ़ता जाता है, ये न्यूटन का शीतलन नियम यही कहता था। जैसे जैसे रेट कम होता है ठंडा होने की रेट और ज़्यादा बढ़ती जाती है, यही तो कहता था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का, आपको मैं बता दूं फॉर्मूला क्या होता था, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, टेम्परेचर में डिफरेंस डेल्टा टी इक्वल टू के T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस के TS, ये होता था इसका फॉर्मूला। यानी कि T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा टी जितना टाइम इक्वल टू के T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस के T सराउंडिंग, ये तो फॉर्मूला होता था। अब इसमें देखो मैं क्या करूँगा, T1 कितना है 90, T1 माइनस T2 का 10 आ जाएगा। डेल्टा कितने में हो रहा था टी टाइम में, अब यहाँ से मैं के निकाल लूँगा, के निकाल T1 प्लस 90 और 80 करूँगा 8 16 170 बटे 2 करूँगा तो 35 माइनस के 20 करूँगा तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15 के आ गए, कितना आ गया 15 के। अब यहाँ पर आकर मैं निकालूँ के की वैल्यू तो 10/15 टी आ गई, अरे बोलो भाई 10/15 टी आ गई, यानी के की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 2/3 टी, के की वैल्यू 2/3 टी आ गई ना, नीचे टी है ठीक है ना, ये आ गई। अब इसको मैं उसमें उस डाटे में रखूँगा, उस डाटा के की वैल्यू उसमें रखूंगा। कैसे रखूंगा देखो ध्यान से, इतना आ गया ना ठीक। अब द्वारा निकालना, ये अब द्वारा भी यही फॉर्मूला रखूंगा, T1 माइनस T2 ऊपर कर लेते हैं, ऊपर तो जगह नहीं नीचे जगह होगी, अभी पेपर नहीं है। हाँ देखो द्वारा T1 माइनस के T2 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के T1 प्लस T2 एवरेज अपॉन 2 माइनस के TS और T1 माइनस T2। अब द्वारा क्या है, द्वारा कहाँ से कहाँ तक कह रहा है, द्वारा कहाँ से कहाँ तक कह रहा है भैया, सेकंड केस करा दिया ना 80 से 60, ठीक है 80 से 60 कर रहे हैं तो 80 माइनस 60 20 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। टाइम निकालना, के की वैल्यू कितनी आई थी मेरे उसमें के पास मेरे पास के की वैल्यू कितनी आई थी, के इक्वल टू 2/3 2/3 आई थी ना, 2/3 इंटू T1 प्लस T2 8 और 14 बटे तो 70 माइनस के 20 करूँगा तो 50 है ना, 100 आ गया। 20 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 100/3t, ठीक है भैया 100/20 से ये 5 कट जाएगा तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3t/5 आंसर आ जाएगा। क्या 3t/5 कोई आंसर है इसमें, बोलो भाई कहाँ है क्वेश्चन 3t/5,
3T/5 नहीं, 13/T/5 है। आंसर आपका पहला आ जाएगा। 13/5 कैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई कैलकुलेशन, आप देख लेना है ना। 13/T5 फॉर्मूला ये लगेगा न्यूटन का लॉ ऑफ कूलिंग, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के डेल T1 प्लस T2 अपॉन T माइनस T2। इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहता था, न्यूटन का शीतलन नियम, हिंदी वाले स्टूडेंट, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता था जैसे अगर ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जल्दी जल्दी चीज़ें ठंडी होंगी, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस जैसे जैसे कम होता जाता है तो ठंडी होने की रेट भी कम होती जाती है। यही कह रहा था न्यूटन का शीतलन। साफ कर लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर इज 100 आवर। टी आपकी वैल्यू कितनी, 100 आवर। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर। फ्रैक्शनल कितना रह गया, 150 आवर के बाद। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला सिंपल है, ए इक्वल टू A0 1/2 की पावर 1/T हाफ। एन मान लो, T/T हाफ होता है। विल रिमेन आफ्टर द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल आफ्टर 150 आवर। अरे यार सिंपल है, ऐसा मान के चलो, ऐसे कर लो। आपने रेडियोएक्टिविटी फॉर्मूला पढ़ा होगा, n इक्वल टू N0 1/2 की पावर n, और यहाँ पर n क्या है, n क्या, T/T हाफ होता है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर n अपॉन N0 इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब यह कह रहा है द हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर 100 आवर, फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी डेट विल रिमेन, फ्रैक्शन बताना है, ये बताना है आपको, इक्वल टू 1/2। n की टी कितनी है, टी कितनी है, 150 घंटा, और टी आप कितना 100, यार कितने 3/2 आ जाएगा। तो 1/2 का 3/2 करोगे तो कैसे करोगे, 1/2 का 3/0.5 कर लो ना, 0.5 कर लो। अब 1/2 इंटू 3 कर सकता हूँ, तो 0.5 का अंडरूट 0.5 इंटू 3 कर लो। अब 1/2 का 0.5 आ गया, तो अंडरूट के अंदर 0.5 की पावर 3 होगी। तो अब 2 बार लिख दूंगा, अंडरूट के 0.5 1/2 इंटू अंडरूट के 1/2 इंटू अंडरूट के अंदर 1/2 है ना। तो 1/2 कितना होगा, 1 हो जाएगा, अंडरूट के अंदर 1/2 हो जाएगा, और इंटू अंडरूट के अंदर 1/2, यानी क्या आ जाएगा, 1/2√2 आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका 11 का पहला आ जाएगा। समझ गए। सॉल्व कैसे करना ये देख लेना, बस सॉल्यूशन मेथड है। द नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड है भैया, ऑन एवरेज इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ इतनी है। व्हाट इज द डिलीवर द पावर बतानी है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, एनर्जी क्या होती है, सॉरी पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। अरे यार क्या ये पावर बतानी ना, पावर क्या होती है आपके, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। अब यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ इमिटेड है ना, ठीक है। तो यहाँ पर पावर अगर निकालो, एनर्जी क्या होती है, NSC/λ अपॉन 2 डेल्टा टी। अरे ये हो गया ना। अब यहाँ पर पावर निकाल दो, NSC/λ, तो फोटोन पर सेकेंड, द नंबर ऑफ फोटोन। अच्छा n निकालना है मुझे, क्या निकालना है यहाँ से, NSC/λ इंटू डेल्टा टी हो गया, पावर इक्वल टू NSC/λ इंटू डेल्टा टी हो गया। अब मुझे पावर कितनी दी है इसमें सवाल में, 3.3 इंटू 10⁻³ ये मेरे पास पावर दी है। n निकालना है, SC की वैल्यू का तुम सॉल्व करोगे 2 इंटू 10⁻25 आता है, ठीक है। और पर लैम्डा कितना दिया आपको, 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10⁻⁻⁹। अब इसको सिंपली सॉल्व करना, और कुछ नहीं है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये -9 में ये 2 -7 हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, प्लस को हो जाएंगे, 25 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 18 बचेंगे। 3.2 इंटू 10⁻³ इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 10⁻18 हो गया, ठीक है ना, ठीक है 18। ये उसके इधर आ जाएंगे तो प्लस को हो जाएंगे, और 3 चले 15 हो जाएंगे, और 3.3/2 इक्वल टू 10⁻15 बचेगा। और इसको काटूंगा तो 1.6 इंटू 10⁻15 के अप्रॉक्स आएगा, 10⁻15 के अप्रॉक्स आएगा ना। तो 12 का आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, 10⁻15 या 10⁻16 के अप्रॉक्स आएगा, 1.3 भी तो आपका 12 का दूसरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पीपीसी की बात हो रही है। ये लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया, ठीक है। इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट स्मॉल कैपिटल डी स्मॉल डी, डिस्टेंस इनकी कैपिटल स्मॉल डी है। द एरिया आपका ए है। एनर्जी स्टोर, अरे एनर्जी इक्वल टू एनर्जी कितनी स्टोर होती है, आपसे आप एप्सिलॉन डी स्क्वायर, सिंपल जस्ट रटा हुआ फॉर्मूला होना चाहिए। आंसर कौन सा होगा, 13 का चौथा। अगर नीट की प्रिपरेशन के इस समय भी अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं रटा हुआ ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी। अब लेकिन अब ये क्या कहते हैं, एरिया से एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो आपसे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया ना। अरे बोलो, एनर्जी, अब ये क्या होता था, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता था, एनर्जी डेंसिटी।
आप एप्सिलॉन डी यूज करो तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला इनटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लो, और डेंसिटी यहाँ पर दी हुई तो एरिया इंटू टी कर लोगे तो आंसर आपका ये हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन डी यूज कर इंटू एरिया इंटू टी, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी होती है ना ये, तो आप एप्सिलॉन डी यूज कर तो आंसर आपका ये हो जाएगा। 14वां नंबर सवाल देखो, इफ द फोर्स फंक्शनल एक्सप्रेशन ए है, टाइम को टी मान लूँ, द फंडामेंटल फिजिकल फाइनल डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बतानी। अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आप बताओ, एनर्जी क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, और एनर्जी वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब एनर्जी डिस्प्लेसमेंट को क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम को करूँगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात कर रहा हूँ ना, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई, एनर्जी इक्वल टू एफ इंटू वी, और वी क्या होता है, ए इंटू डेल्टा ऐसी तो भी होती है वेलोसिटी, नहीं ए इंटू डेल्टा टी होती है, हाँ एक्सेस इंटू डेल्टा टी को अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेलोसिटी आती है, ई इंटू एफ इंटू ए इंटू टी, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, एफ ए टी। देखो ऐसे नहीं, इसको मैं क्या करूँगा, इसको करने की कोशिश, सिंपल था, मुझे बस इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बन जाएगी तो आंसर बन जाएगा। फोर्स है, फोर्स को मैंने एफ मान लिया, एक्सेशन को ए मान लिया, टाइम को फाइनल डायमेंशन एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन बतानी है ना, हाँ तो एनर्जी की डायमेंशन जैसा, वैसे तो मैं शॉर्ट टर्म का बता रहा था, लेकिन ऐसे अगर नहीं आ रहा तो आप देखो क्या करोगे, एनर्जी की डायमेंशन पे एफ की पावर 0, सॉरी ए, एक्सेशन की पावर ए बी, और टी की पावर सी मान लो, मान लिया, एनर्जी बराबर। अब एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, ml2 t-2, कोई भी एनर्जी हो इतनी डायमेंशन होती है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है आपके पास, ml2 mlt-2 फोर्स की डायमेंशन होती है कि नहीं होती भाई साहब, और इसकी पावर हो जाएगी ए। एक्सेशन की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेशन dB/dt LT-1 LT-2, और अब टाइम तो आपका टाइम है, तो इसकी पावर बी हो जाएगी, इसकी पावर सी हो जाएगी। अरे बोलो भाई, अब पावर मैचिंग कर लेना, ए बी सी की पावर आ जाएगी, आपके पास आंसर आ जाएगा, एफ ए टी की पावर 2 आंसर आ जाएगा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन है जीरो फिगर। अब देखो जीरो फिगर में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, और सीधी सी बात है, ये वाला जो कैपेसिटर है ना, और ये वाला कैपेसिटर, देखो अगर ये यहाँ पर ये वाला, अब देखो इसमें क्या होगा, गिवन सर्किट वाली बात हो रही है, 1 2 और 3 तीनों सेम पोटेंशियल तो है नहीं इनके पास, नहीं है। अगर तीनों सेम पोटेंशियल नहीं है तो ये वाला वायर यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ये वाला वायर यहाँ भी जुड़ा हुआ है सेम बैटरी से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अरे होएगा कि नहीं होएगा, अगर ये वाला शॉर्ट सर्किट कैसे हो रहा है, देखो ये वाला, ये वायर यहाँ भी है, ये वाला वायर बैटरी से भी जुड़ा है, तो दोनों जगह का पोटेंशियल सेम हो गया ना, और जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट जाएगा नहीं, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे तो 2C आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अ कैपेसिटर कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस एसी सोर्स वोल्टेज V, एसी सोर्स है, V इक्वल टू V0 sin ओमेगा, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, डिस्प्लेसमेंट वुड बी द गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट करंट बता, अरे आई क्या होता है, आई इक्वल टू V/Z होता है कि नहीं होता। अब सी है, सी के लिए एक्स इक्वल टू क्या होती है, 1/ओमेगा सी, सी के लिए तो इतना ही होता है ना। अब आई की वैल्यू निकालनी है, अब आई की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स इक्वल टू क्योंकि 1/ओमेगा सी होती है, आप तो जानते हो, तो आई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला को तो सी इंटू dE/dt है ना, और सी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। जैसे अगर ऐसे भी सिंपली कर लो तो B इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी लिख लूंगा मैं, ठीक है, B इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी, और उसका मैंने यहाँ पर क्या dE/dt डिफ्रेंसिएशन है, sin ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो B2 cos ओमेगा टी आ जाएगा अपॉन जेड करूंगा तो 1/ओमेगा सी, ओमेगा सी ऊपर आ जाएगा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, B0 ओमेगा सी cos ओमेगा टी, 16 का चौथा आंसर आ जाएगा। कैसे आ रहा समझ रहे हो ना, C इंटू dE/dt होता है कि नहीं होता, C इंटू dE/dt होता है, एक्स इक्वल टू ओमेगा सी हो जाएगा, तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/ओमेगा सी ऊपर पहुंच जाएगी। समझ में आया, नहीं आया तो देखो मैं आपको दोबारा बता दूं वरना दिक्कत हो जाएगी। ये सवाल अच्छा है। देखो डिस्प्लेसमेंट का करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई डी इक्वल टू सी इंटू dV/dt, ये होता है। पोटेंशियल का मेरे पास एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट का ये तो होता है सी इंटू, अब पोटेंशियल का क्या करना है मुझे, डिफ्रेंशिएट डिस्प्लेसमेंट करंट। अब पोटेंशियल का मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा dE/dt का, dV V0 sin ओमेगा टी दिया हुआ है, तो मेरे पास ओमेगा पहले आ जाएगी,
ओमेगा क्योंकि वो है ना, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, और वी नॉट साइन का कॉस ओमेगा टी आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो मेरे पास आई डी कितना आ जाएगा, वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सिंपल आंसर है। वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। In a potentiometer circuit cell EMF 1.5 volt give a balance point 36 centimeter length of the wire. The another cell of EMF 2.5 volt replace the first cell then bar the length of the wire valence point. ये सिंपल सी मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भैया, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। अरे होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर L2 बताना है। L2 क्या बताना मुझे, L2 बताना है। अब E1 कितना था आपके पास 1.5, E2 कितना आया 2.5, L1 कितना था 36 सेंटीमीटर, L2 मुझे बताना है ना। तो 1.5 अगर करूँगा तो 2/3 18 बार कटा, 18 चौथे 18 39, 18 54, तो L2 की 18 54, ये 2/3 18 2/3 नहीं 2/5 बार कटेगा 2/3। अरे यार सॉरी गड़बड़ हो गई, एक सेकंड रुक। फॉर्मूला E1/E2 इक्वल टू L1/L2 होता है। E1 की वैल्यू कितनी है 1.5, E2 की वैल्यू कितनी 2.5 इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है भैया आपके पास 36, L2 की वैल्यू बतानी है। तो इसको मैं अगर 5 से काटूँ तो ये 3 और ये 5, समझ गए। अब ये 3 से काटा 12 12 12 5 60, L2 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला देखो मैचिंग करें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, I इक्वल टू NEAVD क्या होता है, ये तो करंट होता है I इक्वल टू NEVD है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रिलैक्सेशन पीरियड का T इक्वल टू टाउ इक्वल टू 2πm/L। करंट डेंसिटी क्या होती है J इक्वल टू I इंटू E। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है I इक्वल टू NEAVD है ना। पर यूनिट एरिया अगर करोगे तो करंट डेंसिटी हो जाएगी NEVD। तो इसमें आप मैचिंग खेल लेना, फॉर्मूला बेस्ड सवाल। 19 नंबर सवाल देखो। अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक इनटू 2 फ्रेगमेंट ईच ऑफ मास नंबर 120 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस इतना व्हाट विल द फ्रेगमेंट 8.5 मिलीवोल्ट द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इन द प्रोसेस। अरे यार बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है पर यूनिट पर न्यूक्लियन निकालते हैं। तो मास नंबर ऑफ रिएक्टेंट का कितना है आपके पास 240। देखो इस सवाल की अप्रोच देख रहे हो, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 तो रिएक्टेंट का कितना 240 मास नंबर। अब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी आ गई इसके पास, बाइंडिंग और ब्रेक इनटू द फ्रेगमेंट उससे मास नंबर 120 द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर अनफ्रेगमेंट न्यूक्लियर इक्वल टू 7.6 मिली वोल्ट। कितना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.6 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि नहीं। तो मास नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मास नंबर 120 है। वाइल द फ्रेगमेंट न्यूक्लियर वाइल डेट ऑफ फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट का बेटा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है आपके पास 8.5। ठीक है, द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, उसमें तो उसको घटा दो। टोटल गेन कितना होता है पता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस के बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वो भी किसके हिसाब से न्यूक्लियस को तोड़ा है ना प्रोडक्ट में। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट कितना आया मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 इंटू 8.5 यही तो आया। अब माइनस के 240.7.6 ये रिएक्टेंट था, 120 इंटू 8.5 सॉरी 120 इंटू 8.5 इसके हिसाब से 120 इंटू 8.5 आएगा 120 इंटू 8.5। अब इसको आप माइनस करके अगर खेलोगे तो 216 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से निकालते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म रिफ्लेक्टेड इंडेक्स ऑफ ग्लास इन वैल्यू ऑफ इमर्जेंस व्हाट इज द रिफ्लेक्टेड इंडेक्स व्हाट द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये पूछ रहे हैं आपके एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है। ठीक है, अभी बता रहे हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस बताना है आपको। देखो आप मुझे बताओ, जब ये परपेंडिकुलर जाएगी तो ये परपेंडिकुलर निकल जाएगी, ये आप समझ रहे हो। अभी ये जब ज़्यादा दूर चली जाएगी तो इससे दूर हट जाएगी, बच्चा जानता, ये एंगल आपका इमर्जेंस हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। जब ये परपेंडिकुलर आ रही है तो ये 90 डिग्री है ना, तो परपेंडिकुलर जा रही है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अरे बोलो, जब ये 60 है 90 है तो ये भी कितना होगा, ये 90 है 9 6 15 तो ये 30 डिग्री रहा होगा ना। अरे बोलो ध्यान से देखो, ये 90 है 60 है क्योंकि ट्राइंगल का टोटल एंगल 180 होता है, 9 6 15 तो ये 30 डिग्री होगा। ये 90 हो गया, ये 30 हो गया,
ये 90 हो गया, ये 30 हो गया। अबे सुन बे, ये 90 हो गया, 30 होगा, तो ये कितना हो गया 60। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अरे बोलो भाई 30 डिग्री हो गया ना। अब एंगल तो मैं हमेशा इससे लेता हूँ ना, तो आई की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री आ गई। अब क्या लगूंगा मैं, μ1 sin 1 स्नेल लॉ लगा लूंगा, इक्वल टू μ2 sin I2। आर निकाला, इमरजेंस पूछता ना ये वाला। तो μ1 की वैल्यू कितनी थी √3, sin I वैल्यू 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, और μ2 की वैल्यू ये है, और sin R मुझे निकालना है, तो कितना आ जाएगा √3/2। और sin √3/2 किसकी वैल्यू होती है भैया, sin 60 की वैल्यू। तो 20 का आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, चौथा। अरे बोल भाई समझ में आया होगा ना। हाँ, परपेंडिकुलर घुसते ही तो सीधी चली जाएगी, यहाँ से इमर्ज कर लेगी। देखो एक बार दोबारा समझ लो अगर नहीं आओ तो। ये लाइट जा रही है, ये लाइट सीधी चली जाएगी, और लाइट सीधी क्यों, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर सीधी चली गई। अब यहाँ परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से दूर हट जाएगी। अब हमेशा एंगल मैं परपेंडिकुलर से लेता हूँ, ये मुझे एंगल बताना है। तो ये 60 है तो ये भी 90 है। जब ये 90 से घुसी तो ये तो 90 हो जाएगा, और जब ये 90 है तो 90 9 15, वैसे ये टोटल कितना था 9 15 तो 30 डिग्री। तो 90 है 30 120, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। लेकिन एंगल मैं परपेंडिकुलर से लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो मेरे अब इस सरफेस में स्नेल लॉ लगा रहा, ये तो √3 दिया है, तो μ1 sin I1 इक्वल टू μ2 इंटू sin I2। तो μ1 की वैल्यू √3, sin I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री वैल्यू 1/2, और μ2 का एयर है बाहर की तरफ, तो 1 इंटू sin R निकालना, तो √3/2 60 डिग्री होता है आंसर। अगला देखो क्वेश्चन, E and G are respectively denote the energy and gravitational constant that the dimension of the। अबे बिल्कुल बहुत अच्छा, एनर्जी की डायमेंशन तो इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ एक ही होती है, कौन सी होती है, कोई सी भी जानती है, mL/t-2। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की मुझे डायमेंशन याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स पर आवर क्या होता है, Gm²/r²। यहाँ से G क्या हो जाता है, Fr²/m²। तो फोर्स की डायमेंशन तो आपको पता है, mL/t-2 इंटू r² की L² अपॉन m² की वैल्यू m²। m ऊपर चले जाए, m-1 हो जाएगा, L3T2, m-1 L3T2 हो गया mL/t-2 t-2। ये डायमेंशन आ गई m-1 L3T-2, यही तो होता है, ठीक है। और t-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, L3 से L-1 हो जाएगी, m1 ऊपर जाएगी, m2, L3 ऊपर जाएगी तो L1 और T0, m2 L1 T0 हो जाएगा, m2 L-1 T0, m2 L-1 T0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 21 का 4 हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। लो स्मूथ इंक्लाइन प्लेन बना दिया, और स्मॉल ब्लॉक है डाउन कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट। यू की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0। लेट Sn विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक इन द इंटरवल t⁻⁻1 से t⁻n। Sn का डिस्टेंस इंटरवल का t⁻⁻1 से और t देन द रेशियो ऑफ Sn/Sn+1। तो देखो ये सवाल है ना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। Sn में चली गई डिस्टेंस कितनी होती है, u + a/2 2n-1 ये होती कि नहीं होती। ये वाला अगर फॉर्मूला लगा दो, और यहाँ पर एक्सेशन क्या होता है m/g sin थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एक्सेशन g sin थीटा लगा लो। अब आप Sn में अगर आप देखोगे तो Sn में चलेगी तो कितनी चलेगी, Sn में चलेगी, u की वैल्यू 0 है, अच्छा u की वैल्यू 0 तो एक्सेशन g sin थीटा अपॉन 2, और Sn में बता रहा हूँ ना, तो Sn 2n-1 हो जाएगी, मान लो 1 रख लिया। अब एक इक्वेशन ये बन गई। अब मुझे कहाँ बन लिया, Sn+1 में, Sn+1 में एक्सेशन तो उतना ही रहेगा g sin थीटा अपॉन 2, अब Sn+1 है ना, तो n की वैल्यू जब Sn+1 रखूंगा तो Sn+1, तो यहाँ पर 2n-1 के 2n+1 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, सेकेंड इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो 2n-1 अपॉन 2n+1 आपको रेशियो आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो 2n-1 अपॉन 2n+1 आंसर आ जाएगा पहला। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे सर एक्सेशन जी sin थीटा कैसे आया, तो आप जब भी कोई स्लाइडिंग बॉडी इस पर सरकती है ना, तो एक्सेशन जी sin थीटा ही होता है, ये ध्यान रख लो। क्योंकि नीचे फोर्स कितना लगता है, mg sin थीटा, खींचने वाला फोर्स कितना होता है, mg sin थीटा। अब बैलेंस करके मैं कैसे बताऊं, लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन जी sin थीटा होता है, याद रख लेना। और nth में चली हुई इक्वेशन मोशन लगानी, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस इतनी होती है, और यही रखना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे रूट मीन स्क्वायर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये फॉर्मूले हैं भैया। रूट मीन स्क्वायर अंडर 3RT/m, आंसर ए का क्यू हो जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डायमेट्रिक, आंसर 23 का क्यू, ए का क्यू, ठीक है ना। ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। जैसे प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस अंडर के अंदर 3RT/m,
अगर आपको प्रेशर कितना होगा, ये कितना होगा, ये जस्ट फॉर्मूले हैं। तो आपको प्रेशर होता है आपका पास ये, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप देखोगे तो होती है 3/2 kBT और ये टोटल एनर्जी होती है 5/2 RT। तो ये जस्ट फॉर्मूला है, देख लेना, रट लेना। अगला सवाल देखो, जेड एक्स है, जेड -1 निकल गया, यानी एक निकल गया, क्या निकला होगा इसमें से, और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर एक इसमें निकल रहा है, पॉजिट्रॉन निकला होगा कि बीटा पार्टिकल निकला होगा, बीटा पार्टिकल बीटा -1, जेड -3। अब यहाँ से जेड एक यहाँ से निकलेगा, दो यहाँ से निकल, अल्फा पार्टिकल निकला होगा। अब यहाँ पर एक जुड़ गया तो जेड -2 बीटा पार्टिकल निकला होगा। समझ गए? 24 का आंसर कौन सा होगा? तीसरा। अच्छा, ये एक माइनस है तो बीटा प्लस निकला होगा, सॉरी, एक माइनस हो गया ना, बीटा प्लस होगा, बीटा माइनस निकलता तो जुड़ जाता है, तो बीटा प्लस अल्फा बीटा माइनस, आंसर दूसरा हो जाएगा। देखो, जब बीटा प्लस पॉजिट्रॉन अगर निकलता है ना तो एटॉमिक नंबर में एक कमी हो जाती है, एटॉमिक नंबर में एक कमी हो जाती है और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता। अगर हीलियम पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है, एटॉमिक मास में आपके पास 4 की कमी हो जाती है। और अगर आप अल्फा पार्टिकल है, हीलियम न्यूक्लियस, और अगर आपको वो निकलता है बीटा माइनस पार्टिकल, तो आपके पास एक एटॉमिक नंबर में बढ़ोतरी हो जाती है। बीटा पार्टिकल को बीटा माइनस पार्टिकल भी कहते हैं, बीटा पार्टिकल होता है एक्चुअल में वो। तो आपको और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता, तो ऐसे निकाल लिया। अगला सवाल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कनेक्शन दैट क्रॉस 4 वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया क्रॉस सेक्शन, सेम मटेरियल इतना, व्हाट विल द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। अरे यार, ये कह रहे हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाता हूँ 4 का, 1 2 3 4 का, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ ना तो कितना होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर पैरेलल इक्वल टू R/4 होता है, और आर पैरेलल में 0.25 दे रखा, तो 0.25 बराबर R/4 हो गया। तो एक का कितना आ गया भैया, 1 आ जाएगा। 25 चौके 100, आर का एक का आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब सब मान मूल के सीरीज में करोगे तो सीरीज में करोगे R=R1 + R2 + R3, तो सीरीज में आपके पास 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी सवाल है, सीरीज में 4 आ जाए, क्योंकि फैक्टर पहले आप 10 जोड़ूंगा तो R=R/n होता है ना, तो मान लो इतना आ जाता है। ये फॉर्मूला लगाया सिंपल से। A convex lens a focal length 20 cm, a concave lens of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between the parallel beam of light falling on A, leave B as a parallel beam, the distance d in the centimeter। अरे यार, ये कह रहा है एक ही है, बीच में पड़ रहा है, एक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। कैप्ट अलॉन्ग, इसमें बीच में डिस्टेंस है d। if the parallel beam of light falling on A, leave B as a parallel beam। अब देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है यार, जब यहाँ पड़ेगी तो इसकी फोकल लेंथ 20 पे हो जाएगी, और यार जब यहाँ फोकस 20 पे पड़ेगी तो इसकी फोकल लेंथ होगी 5 पे, तो यहाँ 5 पे पड़नी चाहिए, यहाँ 20 पे पड़नी चाहिए। ये 20 पे, इसका 5 होना चाहिए। जब ये 5 होगा तभी तो पैरेलल निकलेगी, तो 20 और 5 25 आंसर आ जाएगा। इससे इजी सवाल इस दुनिया में। अब देखो 25 आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर होना क्या चाहिए, फोकल लेंथ 20 है तो यहाँ पर 20 में पड़ेगी, लेकिन ये भी तो फोकल लेंथ इसकी, इस लेंस को मैं यहाँ रखूँगा कि इसकी ये 5 हो जाए, इसकी 5 हो जाए, क्योंकि पैरेलल तभी तो जाएगी। तो 20 माइनस के 5 करूंगा तो 15 आंसर आ जाए। अरे बोलो भाई, क्योंकि आपको कॉनकेव लेंस है ना, दूसरा कॉन्वेक्स होता तो 25 हो जाती, कॉनकेव है ना। जैसे देखो, दोबारा समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूँ, एक मेरे पास है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसको अगर पैरेलल आ रही तो फोकल लेंथ पे ही तो ये कॉन्वेक्स करेगी, फोकस पे अपने सारे फोकस करेंगे, तो ये डिस्टेंस, और यहाँ पर रखा है कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस यहाँ रखा है। अब कॉनकेव लेंस से पैरेलल कब जाएगी, जब यहाँ पर पड़ेगी तभी तो पैरेलल जाती है। अरे बोलो भाई, कॉनकेव लेंस से पैरेलल तभी तो जाएगी, तो यहाँ पर फोकल है तो इसको कॉनकेव लेंस को मैंने यहाँ रखना पड़ेगा कि यहाँ पर पड़े, और इसकी फोकल लेंथ 5 है तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 पे पड़ेगा, 20 माइनस 5 करूँगा तो 15 आंसर आ जाए। अरे बोलो, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना कॉनकेव की, लाइट इधर से आ रही है और जा इधर रही तो नेगेटिव करना, कॉन्वेक्स होते तो 25 आंसर आ जाता। 27 नंबर, अब पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द हाइट s फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट s से छोड़ दिया गया, एट सर्टेन हाइट इज काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम द पोटेंशियल एनर्जी, कुछ हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी उसकी 3 टाइम हो जाती है पोटेंशियल। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इंस्टेंटेनियस। अरे कितना इजी सवाल है, एक पार्ट को हाइट से छोड़ा गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, वो बतानी, इक्वेशन लगानी, टाइम तो कहीं दे रहा था, v² 2gS। अरे बोलो भाई, ठीक है, ई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो v², अब देखो अर्थ की बात कर रहे हैं, सर्टेन हाइट से मैं छोड़ा गया, तो मेरे को क्या हुआ, अर्थ नीचे है,
फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ नीचे है, ये हमारे पास बी पॉइंट मान लो, और मेरे पास ए एस हाइट से मैंने छोड़ दिया यहाँ से, यहाँ पर मुझे वेलोसिटी बतानी है, ठीक है ना। एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम, इस हाइट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम हो जा रही है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, अंडर के अंदर 2G H माइनस के S, या फिर S माइनस के बाई ये वाली हाइट। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेना, ये वाला आंसर आ जाए, सॉल्व कर लेना आप थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड लगेगी। अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर, कोई बात नहीं सॉल्व कर लेना, सॉरी। अ डायपोल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड सोन विच डायरेक्शन विल इट मूव। डायपोल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ये कह रहे हैं कौन सी डायरेक्शन में ये मूव करेगा। तो देखो अगर इसका डायपोल इलेक्ट्रिक, अगर यहाँ पर डायपोल देखूंगा तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड है, आप देख रहे हो, लेकिन डायपोल के अकॉर्डिंग इसका डायपोल मूवमेंट किधर होगा, माइनस से प्लस की तरह इस साइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मूवमेंट एंगल कितना है 180 डिग्री, तो ये इक्वल टू माइनस के पी कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 90 की 0, और वहाँ पर -1, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, यू की वैल्यू प्लस ई आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, यू इक्वल टू प्लस ई आ रहा है ना। अब ऑन मूविंग अगर मैं राइट साइड में चल रहा हूँ, अगर मैं राइट साइड में जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो आपकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट एनर्जी नेगेटिव चार्ज में हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अगर इधर जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो इधर जाना चाहिए। सो इट विल बी, देखो टुवार्ड्स द राइट जाएगा किधर, राइट साइड, पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज, और जाएगा किधर, राइट साइड में जाएगा, क्योंकि जिससे पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो। समझ में आया। अरे देखो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, तो डायपोल वहीं जाएगा जहाँ पे एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज एनर्जी हो जाने से स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, टू चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर रेडियस R1 और R2 कनेक्टेड बाई R, जैसे एक चार्ज एक ये चार्ज है, दोनों को कनेक्टेड कर दिया किससे, आपको वायर से। एंड द रेशियो सरफेस चार्ज डेंसिटी स्पेस सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बताना है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रेशियो आपको बताना है। अब देखो जब वायर से कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अब दोनों का पोटेंशियल निकाल लो, अब दोनों का आप पोटेंशियल निकालोगे, बराबर करना है, तो 1/4πε0 Q1 अपॉन R1, चार्ज तो सेम ही हो जाएगा ना दोनों पे, और दूसरे का 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। अरे बोलो भाई, इतना आ जाएगा। अब आप Q1 अपॉन R1 और Q2 अपॉन R2 का करोगे, अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो इतना होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन एरिया। अब एरिया कितना स्केल का, सिग्मा पर Q अपॉन एरिया, तो Q अपॉन 4πr² आपका सिग्मा होता है, ठीक है ना। अब मुझे सिग्मा 1 निकालना है, तो यहाँ पर मैं R1 अपॉन R2 से स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, बोलो, तभी तो R1 स्क्वायर आ जाएगा। R1 अपॉन R1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर R2 अपॉन R2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया, एप्सिलॉन तो Q अपॉन 4πr1² आ गया, Q1 अपॉन 4πr1² इंटू R1 ऊपर, एप्सिलॉन नीचे, इक्वल टू, ऐसे यहाँ पर Q2 अपॉन 4πr2² इंटू एप्सिलॉन नीचे, R2 ऊपर। अब चार्ज अपॉन एरिया, ये सिग्मा 1 बन गया, तो सिग्मा 1 R1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया, Q2 अपॉन सिग्मा 2 अपॉन इंटू R2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, R2 अपॉन R1। ये आंसर आ गया, R2 अपॉन R1 आंसर आपका 29 का पहला आ जाएगा। कैसे किया समझ में आया भैया। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब स्फीयर का एरिया तो 4πr² होता है, मुझे R1, अब पोटेंशियल दोनों का सेम लिख दिया, पोटेंशियल सेम कर लिया, अब R1 अपॉन R1 से मल्टीप्लाई कर जिससे कि एरिया के टर्म में आ जाए, एरिया के टर्म में आ जाएगा, Q अपॉन एरिया डिवाइड करके मैं सिग्मा ले आऊँगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कर दूंगा। 30 नंबर देखो सवाल, अब बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी n, द फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया n, तो आप खुद बताओ।
अगर नहीं आप खुद बताओ मुझे। तो बॉडी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है सिंपल आपकी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ से एक्स तो मेरे पास है नहीं, तो एस एच एम कर रही ना, तो एक्स कैसे निकालूंगा मैं? एक्स का इक्वेशन होती है एक ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ये इक्वेशन होती है एक्स की, होती कि नहीं होती? अब इसमें अगर इस इक्वेशन को मैं इसमें रखूंगा तो एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या करूंगा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। इतना समझ में आया? बोलो भाई। हाँ, अब इसमें आप देखो, अब आप इसमें से क्लियर कट देख, अब एनर्जी आपके पास इतनी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब एन इजकल टी इजकल टू क्या होता है? 2 पाई अपन ओमेगा, तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा अपन 2 पाई, क्योंकि एन प्रोपोर्शनलिटी 1/2 होता है ना, एन इजकल टू ओमेगा अपन 2 पाई, ठीक है ना। इसको आगे कैसे खोलें? एन इजकल टू 2 पाई अपन 2 पाई हो गया, ठीक है। इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, आप अगर इससे आगे सॉल्व हो रहा हो तो आप बताइएगा, लेकिन अभी होल्ड पे रखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d व्हेन ड्रॉप इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। विस्कस फोर्स लग जाएगा। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू d/2 द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी। चलो ठीक है, देखो एक बॉल है, किसी को नीचे डाला जा रहा है, तो mg लगेगा नीचे, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी, तो फोर्स ऊपर लगेगा विस्कस फोर्स, और आपको एक पीछे ऊपर फोर्स भी लग रहा है, क्या कहते हैं, अपोजिट फोर्स लगेगा। तो आप यहाँ से ऊपर एयर के द्वारा फ्रिक्शन भी तो लगेगा। वेलोसिटी स्मॉल मास m डेंसिटी d ड्रॉप इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर mg बराबर 2 फोर्स के बराबर हो जाएगा, एक एयर के द्वारा फोर्स और दूसरा विस्कस फोर्स, ठीक है ना, विस्कस फोर्स। अब यहाँ पर एक्सेलेरेशन तो जो आपके पास 0 है, क्योंकि कोई एक्सलेट तो हो नहीं रही, ये एफ ए नहीं है, एफ बी है, बाय वन फोर्स, सॉरी एफ बी इक्वल बाय वन फोर्स। एक्सटेंशन 0 है, विस्कस फोर्स तो कोई है नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? विस्कस फोर्स निकालना है, एफ वी और प्लस एफ बी। तो विस्कस फोर्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एम जी माइनस के एफ बी। अरे होगा कि नहीं होगा? एम जी की वैल्यू, अब डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो मास का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा भाई साहब? तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस के बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स के यहाँ पर लग देगा, बायोंट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? d/2 इंटू वी डॉट जी, बायोंट फोर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर कैंसिल आएगा, d/2 bg आंसर आ जाएगा। अब d/2 bg आ जाएगा। अब लेकिन डेंसिटी के टर्म में तो मास है नहीं, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम द्वारा कर लो। तो डेंसिटी को हटाओगे तो m/v इंटू 2vg, तो bg से bg कट जाएगा, तो mg/2 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, नीचे अगर कोई बॉल जा रही है तो mg नीचे लगेगा, बायोंट फोर्स और विस्कस फोर्स ऊपर लगेंगे, दोनों को इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है, बैलेंस करके आपके पास आंसर आ जाए, और कुछ नहीं। और बायोंट फोर्स कैसे होता है आप जानते हो, जितना mg लग रहा है d/2 आपके यहाँ पर दी हुई है, इसलिए मैं d/2 लगा दी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is incident on the photosensitive surface of negligible bulk function. A mass m is the photoelectron emitted from the surface of d Broglie wavelength lambda d is then. देखो आपको, देखो एक है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक, ध्यान से सुनना, एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट हो फोटोसेंसिटिव सरफेस पे नेग्लिजिबल बल्क फंक्शन है। ए मास m इज फोटोइलेक्ट्रॉन emitted from the surface डी Broglie wavelength lambda d, देन लैम्डा d बताना है। हाँ, तो देखो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई तो एस सी और टी लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। अब वर्क फंक्शन है, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो एच पर इक्वेशन वर्क फंक्शन तो 0 है, तो एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू मैंने क्या कर दिया? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालूंगा? अब इलेक्ट्रॉनिक काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो लैम्डा एच अपॉन √2m होता है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m हो जाता है। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर नहीं सॉरी एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, इतना क्या आ जाएगा? एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल टू के की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, ये आ गया ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा डी, ये लैम्डा डी हो गया ना, लैम्डा डी डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब ये सॉल्व करना है, एक एस सी एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी बटे लैम्डा इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा डी स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पर लैम्डा निकालना है, जस्ट अपोजिट कर दो,
जस्ट अपोजिट करूँगा तो लैम्डा अपॉन सी इजकल टू 2m लैम्डा डी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सी का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो तो 2m अपॉन एच स्क्वायर सी इंटू लैम्डा डी स्क्वायर, ये वाला आंसर आ जाएगा। 2m बाई एच स्क्वायर, 2m बाई एच स्क्वायर, 2m बाई सी अपॉन एच स्क्वायर इंटू लैम्डा डी स्क्वायर, 2m बाई एच स्क्वायर। यहाँ से इन्होंने एक एच भी गायब किया है, नहीं, तो लैम्डा वो 2m सी ऊपर आ रहा है, 2m सी अपॉन एच लैम्डा डी स्क्वायर। आपका आंसर 32 का, जब हम इसे देखेंगे ना तो आपका आंसर कौन सा आ रहा है 32 का, 2m सी ऊपर हो जाएगा, एच नीचे हो जाएगा, 2m सी दूसरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे किया समझ गए, आइंस्टीन इक्वेशन लगा दी, काइनेटिक एनर्जी मैंने डी ब्रोगली वेवलेंथ उठा ली है, तो ऐसे सॉल्व करने पर आंसर इतना आ जाएगा। इसको साफ कर लेते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन एक्स डायरेक्शन में जा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली। आप जानते हो ई क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, सी। अगर एक्स डायरेक्शन में ये जा रही है तो ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ओबियस बात है, ओबियस बात। आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस जे क्रॉस के, ऐसा चला करो, आई जे के, आई क्रॉस जे करोगे तो के मिल जाए, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिल जाए, जे क्रॉस आई के करोगे तो आई मिल जाए, ऐसे चलना। इधर जाना तो पॉजिटिव, इधर जाना तो नेगेटिव, सिंपल। अब इसको ई क्रॉस बी से अगर खोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट से तो आपके पास पहला आंसर आ जाएगा, सिंपल। क्योंकि ना माइनस जे करोगे, माइनस के करोगे, माइनस जे करोगे तो माइनस आई आ जाएगा, माइनस में प्लस आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में ही आ जाएगा। मतलब सामने आगे की तरफ जाएंगे, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको आता ही। अगला क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का लग रहा है शायद, देखते हैं किसका है। इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर कैरी करंट 5 एम्पियर, ठीक है। इन्हें इलेक्ट्रॉन मूविंग 10 मीटर पर सेकंड पैरेलल टू द कंडक्टर, ठीक है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्टर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एट द कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन दैट इंस्टेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होता है एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा। अब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल देता हूँ, फोर्स पता पड़ जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालो, अगर बाहर की तरफ इधर है तो ऐसे इधर की तरफ अंडर होगी, इधर डॉट हो जाएगा, क्रॉस इधर डॉट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाए लॉन्ग वायर के द्वारा, मी नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। लॉन्ग वायर है ना, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पर। अब निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ऊपर पेज है कि खाली, नहीं नीचे होगा, हाँ। तो बी इक्वल टू मी नॉट आई अपॉन 2 पाई डी से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा। तो मी नॉट अपॉन 2 पाई डी की वैल्यू कितनी होती है, 4/2 इंटू 10⁻7। करंट कितना बह रहा है इसमें, 5 एम्पियर। और डी कितना है आपको, मी नॉट आई अपॉन 2 पाई डी कितना 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻2 मान लो, 10⁻2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1/2 12 हो जाएगी, 1/0.5 इंटू 10⁻2 माइनस के 5 हो जाएगी, तो 5 इंटू 10⁻6 आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड। अब एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा लगा दो, और साइन थीटा अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, इधर जा रहा है 90 डिग्री, मैग्नेटिक ऊपर की तरफ है, ये इधर जा रहा है, तो एंगल 90 डिग्री हो जाता है दोनों के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड में और इसके बीच ऊपर की तरफ है ना, 90 डिग्री होगा, साइन 90 की वैल्यू 1, एफ बराबर क्यू बी बी, फॉर्मूला लगा दो। वी कितना 10⁵, इलेक्ट्रॉन ही तो है, ठीक है, 10⁵ वी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻90, और बी कितना आया 5 इंटू 10⁻6, -6 और -5 ये कटा माइनस के 1 बचेगा, माइनस के 10⁻20 हो जाएगा, 16 गुणा 5 इंटू 10⁻20, 20 और 16 पे 80, यानी कि 8 इंटू 10⁻19 आंसर आ जाएगा। 8 इंटू 10⁻19 है कोई, बिल्कुल 8 इंटू 10⁻20 आ रहा है, 34 का 8 इंटू 10⁻20 आ रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, देख लेना। 8 इंटू 10⁻20 इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इस पर चार्ज का फॉर्मूला लगा देना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इन द सेम एज होल कंसंट्रेशन पी टाइप, पी में होल ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कंपेयर द करंट, करंट बताना। देखो एन टाइप में आपके क्या होते हैं ज़्यादा, एन टाइप में आपको क्या होते हैं होल, पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं, कंपेयर द करंट। तो अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पी टाइप में होल ज़्यादा होते हैं। अब दोनों की अगर बात करोगे तुम, एक टाइम होल ज़्यादा होते हैं, एक में करंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे तो आंसर मेरा ये गलत हो गया था, जब मैं करके आया तो मैंने दोनों बराबर कराए थे, लेकिन बराबर नहीं होता। द करंट थ्रू आप सिग्नेट देखोगे तो आई इक्वल टू क्या होता है, एन ए बी डी, क्या होता है, आई इक्वल टू एन ए बी डी होता है।
ठीक है, आई इक्वल टू एन ई वी डी होता है। और अगर दूसरा होल के आर निकालोगे तो आई होता है एन ई ए म्यू इंटू ई। तो आप देखोगे ना, होल का मास ज़्यादा होता है तो मोबिलिटी होल की कम होती है, और करंट की और उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन की। तो मोबिलिटी की वजह से एन टाइप में करंट ज़्यादा हो जाता है पी टाइप से। लेकिन मैं तो इसका बराबर बराबर करके आया था उस जमाने में, तो मेरा तो ये गलत हो गया था। करंट जो एन टाइप में पी टाइप में ज़्यादा होता है, इसलिए आपका आंसर दूसरा हो जाए। समझ गए? सेक्शन बी का सवाल मैं अगली स्लाइड में करूँगा, ये बड़ा हो गया। कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, थोड़ा स्पीड फास्ट है, अगर मैं स्लो करूँगा तो लेक्चर तो है नहीं, आप इसमें रेफरेंस देख सकते हैं कैसे कर सकते हैं। सेक्शन बी वाला सवाल हम करेंगे, सेक्शन बी का हम सॉल्यूशन करेंगे अभी दूसरी वीडियो में। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।